तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज की इस वीडियो में बात करने वाला है क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव मॉडल सेट नंबर 4 की। ये जो आपका सेट है मॉडल सेट नंबर 4 है और आपका गेस्ट पेपर का नाम है शर्मा गेस्ट पेपर। और हम लोग आज देखने वाले हैं टर्म 1 का जो भी प्रश्न रहेगा उसको हम लोग देखने वाले हैं। ये सेट है आपका फर्स्ट टर्म वाला, यानी कि जो आपका 4 ऑप्शन दिया गया था ना ऑब्जेक्टिव टाइप का, वही वाला है। क्लियर। तो चलिए मैंने वीडियो बना कर रखा टर्म 2 का भी, तो उसको भी आप देख सकते हैं चैनल में। तो चलिए बात कर लें आज का पहला प्रश्न की। देखिए आपको जो पहला प्रश्न का उत्तर देना है, इस गद्यांश को पढ़िएगा और 1 से लेकर 4 तक का उत्तर देना है। तो हम लोग पहला प्रश्न को देख लेते हैं, उसके बाद उत्तर को भी देखेंगे। पहला जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि धर्म किस तक पहुंचाने का साधन है। तो धर्म जो है हमें ईश्वर तक पहुंचाने का साधन है। यानी कि देखिए यहाँ पे आपका उत्तर दिया हुआ है, सभी धर्म हमें एक ही ईश्वर तक पहुंचाने का साधन है। यानी कि उत्तर आपका ऑप्शन नंबर जो 3 दिखाई दे रहा है उससे ईश्वर आपका सही उत्तर होता है। ईश्वर का मतलब होता है भगवान। क्लियर। अब इसी प्रकार हम लोग दूसरा प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो आपका जो दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है कि धर्म के प्रति अंधता कैसे मिटती है। तो धर्म के प्रति जो अंधता मिटती है ये मिलती सभी धर्मों के प्रति समान भाव से। यानी कि सभी धर्म, चाहे वो जो भी धर्म हो, उसको समान भाव देना चाहिए। ये नहीं कि आप हिंदू है तो मुसलमान को कुछ बोलें, मुसलमान है तो हिंदू को कुछ बोलें, ईसाई है तो जैन को कुछ बोलें, जैन को है तो दूसरा किसी को। तो इस प्रकार से सभी धर्मों को समान भाव से हम लोग को देखना चाहिए। क्लियर। आपका दूसरा जो ऑप्शन है आपका सही उत्तर हो जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं तीसरा प्रश्न की। ठीक है। देखिए आपका जो एग्ज़ाम है ना 26 मार्च से हिंदी इलेक्टिव का एग्ज़ाम है, और इसीलिए मैं वीडियो जल्दी जल्दी बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, जैसे कि आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो मैंने टर्म 2 का तो क्लियर करा रखा है, 5 मॉडल पेपर। ये आपको जो टर्म 1 है उसको मैं बता रहा हूँ। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं तीसरा प्रश्न की। देखिए आपका जो तीसरा जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि धर्म का क्षेत्र कैसे व्यापक बनता है। यानी कि जो धर्म का क्षेत्र है बड़ा कैसे, विस्तार कैसे होता है, कैसे बड़ा होता है, वो आपका होता है दूसरे धर्म के प्रति सभी समान भाव रखने में। बोले ना सभी धर्मों के बारे में, चाहे कोई भी धर्म हो, चाहे आप हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे जो भी हो, आप अपने धर्म के साथ साथ दूसरे को धर्म को भी समान महत्व दीजिए। ये भी समझिए कि आप अगर अल्लाह को मानते हैं तो वो लोग भी तो भगवान को मानता होगा ना, वो लोग भी तो अपने किसी गॉड को मानता होगा। तो सब के लिए समान भाव रखना चाहिए। ठीक है। इस प्रकार से आपका तीसरा ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं चौथा प्रश्न की। देखिए आपका जो चौथा प्रश्न पूछा जा रहा है कि लेखक विविध धर्मों के बीच कैसे तत्वों की खोज करने का प्रयास कर रहा था। तो प्रयास कर रहा है, तो वो कर रहा है जो सभी में सहनशीलता की भावना विकसित करता हो। यानी कि सभी में सहनशीलता, यानी कि सभी धर्मों में वो सहनशीलता विकसित करता हो, ये कवि खोजना चाह रहा था। क्लियर। अब हम लोग बात कर लेते हैं पांचवा प्रश्न की। इस प्रकार देखिए क्या है कि 8 से लेकर जो 5 तक का उत्तर आपको यहाँ से यहाँ तक पढ़ के देना है। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा भाग जाता है, और आप जब वीडियो लंबा भागता है तो आप लोग देखते नहीं हैं। वीडियो का जब देख लेते हैं कितना मिनट का, आप कैसे देखूँ मैं। आप लोग पढ़ाई में थोड़ा कंजूसी करते हैं। ठीक है। तो सब छोड़िए, कोई बात नहीं। तो हम लोग उत्तर को बात कर लेते हैं। आप लोग घर में बैठ के पढ़ाई कर लीजिएगा उसको। ठीक है। अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद उत्तर का हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए आपको जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि मछेरे द्वारा फेंके हुए जाल को समेटते हुए देखकर कवि को किसकी याद आती है। तो आप जब यहाँ पढ़िएगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा किसकी याद आ रही थी। तो मैं बता दे रहा हूँ कि जो आ रही थी ना वो शव की, यानी कि शव यानी कि जो मर जाता है ना, वो जो डेड बॉडी होती है उसी को हम लोग शव बोलते हैं। तो सबकी याद आ रही थी कवि को। अब जो छठा प्रश्न देख लेते क्या पूछा जा रहा है कि पहले सबकी परिधि में समाहित था। समाहित क्या था, वो था समाज, गांव, परिवार। ये ऑप्शन मुझे आपको 4 दिए है ना, ये सभी के सभी आपका सही उत्तर हो जाता है। इसी प्रकार हम लोग 7वां प्रश्न की बात कर लेते हैं। आपका जो 7वां प्रश्न पूछा है कि मनुष्य दिन पर दिन होते जा रहा, क्या होते जा रहा दिन पर दिन, वो आत्म केंद्रित होते जा रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिख रहा है आपका सही उत्तर हो जाता है, आत्म केंद्रित होते जाते रहा है। ठीक है। अब हम लोग 8वां प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए आपका जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि मछेरे का पर्यायवाची शब्द क्या है। जो मछेरे हैं ना, मछेरे, इसका पर्यायवाची शब्द क्या है, तो वो हो जाता है मछुआरा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका 2 दिखाई दे रहा है आपका सही उत्तर हो जाता है। इसी प्रकार हम लोग 9वां प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए आपका जो 9 से लेकर 18 का जो प्रश्न रहेगा वो आपका अभिव्यक्ति एवं माध्यम से रहेगा, और आपका 9 नंबर निश्चित है आपका आएगा ही आएगा। कुछ भी कर लीजिए, यहाँ से आपका 9 नंबर रहेगा ही। तो इसको भी आप तैयारी कर लीजिए। ठीक है। 500 मॉडल पेपर का मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है। ये चौथा है, तीसरा तक तो बन ही गया है, और चौथा मैं आज ही अपलोड कर दूंगा। क्लियर। तो चलिए देख लेते हैं 9वां प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन संचार प्रक्रिया का एक तत्व नहीं है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से संचार प्रक्रिया का तत्व नहीं है उसको आपको छांटना है और अलग करना है। तो जो नहीं है ना वो है संपादन नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपको 3 दिखाई दे रहा है, संपादन आपका सही उत्तर हो जाता है। देखिए ठीक है। बाकी बात आपको संदेश हो जाता है, प्राप्तकर्ता हो जाता है, रिसीवर वही है।
ठीक है, स्रोत का संचालक, इस प्रकार से हो जाते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं 10वां प्रश्न। देखिए प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि कक्षा में होने वाली चर्चा या विचार विमर्श किस प्रकार का संचार है। कक्षा में यानी कि किसी वर्ग कोई क्लास में जो चर्चा में विचार विमर्श होता है वो किस प्रकार का है, वह है सामूहिक संचार। यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिखाई दे रहा, सामूहिक संचार आपका सही उत्तर हो जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं 11वां प्रश्न की। देखिए प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन जनसंचार का एक प्रमुख कार्य नहीं है। तो जनसंचार का जो प्रमुख कार्य नहीं है, क्या नहीं है, सूचना देना तो है ये है, ठीक है, शिक्षित करना भी है, मनोरंजन करना भी है, संपादन करना, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो आपको 2 दिखाई दे रहा है आपका सही उत्तर हो जाता है। देखिए जनसंचार का कार्य होता है वो सूचना भी देता है, शिक्षित भी करता है, मनोरंजन भी करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपको 2 दिखाई दे रहा है संपादन ही आपका सही उत्तर हो जाता है, यानी कि गलत होगा। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं अगला 12वां प्रश्न की। तो देखिए आपका प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि भारत में प्रकाशित होने वाले प्रथम अखबार बंगाल गजट का प्रकाशन कब हुआ था। मैंने बताया था 1 और 2 तक अगर देखें आप लोग 1, 2, 3 तो आपको इसके बारे में तीनों वीडियो में तीनों प्रश्न का उत्तर दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर बात कर लेते हैं बंगाल गजट की, क्या है सबसे प्रथम अखबार है, एक यहाँ प्रश्न बन जाता है, सबसे पहला अखबार बंगाल गजट। क्लियर। अब जो प्रकाशन हुआ था कब हुआ था, ठीक है, तो हुआ था 1780 में, यानी कि ऑप्शन में आपको 4 दिखाई दे रहा है, 1780 आपका सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, और इसके संपादक कौन थे आपको कमेंट करके बताना है, चलिए आप लोग बताइएगा। चलिए मैं बात कर लेता हूँ अगला प्रश्न की। देखिए आपका जो 13वां नंबर पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में छपने वाले प्रथम हिंदी अखबार का क्या नाम था। तो आपका वो हो जाता है उद्यन मार्तंड। ये देखिए आपका जो बंगाल गजट है और उद्यन मार्तंड है, इससे आपका प्रश्न बनेगा निश्चित तौर पर, क्योंकि ये बार बार पूछा जा रहा है। तो आपको याद रखना है कि बंगाल गजट 1780 में, ठीक है, प्रथम अखबार, और आपका जो पहला अगर अखबार का बात किया जा सकता है छपने वाला, तो वो आपका हो जाता है उद्यन मार्तंड, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ये 2 सही उत्तर हो जाता है। अब लोग बात कर लेते हैं 14वां प्रश्न की। देखिए प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि दूरदर्शन के कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार के लिए इंदिरा गांधी ने किस वर्ष प्रोफेसर पीसी जोशी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। तो वो की थी 1980 में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिखाई दे रहा हो यहाँ पे देखिए 1980 है, आपका सही उत्तर हो जाता है। इसी प्रकार हम लोग बात करेंगे 15वां प्रश्न की। देखिए आपका जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन प्रिंट मीडिया की विशेषता प्रकट करता है। जो प्रिंट मीडिया है इसकी विशेषता प्रकट करता है, वो करता है, देख लेते हो ऑप्शन क्या है कि इन्हें सुरक्षित रखकर संदर्भ की तरह इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको सही उत्तर होता है। प्रिंट मीडिया को धीरे धीरे दोबारा या मर्जी के अनुसार पढ़ा जा सकता है, ये भी सही बात है। किसी पृष्ठ या समाचार को पहले या बाद में पढ़ा जा सकता है, ये भी सही उत्तर है। यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर 4 दिखाई दे रहा है ये सभी के सभी आपका सही उत्तर हो जाते हैं। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं 16वां प्रश्न की। आपका जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि बस्ते का बढ़ता बोझ किस प्रकार का फीचर है, यानी कि बस्ते का बढ़ता बोझ फीचर जो आपका ये है जीवन शैली फीचर, यानी कि ऑप्शन नंबर जब आपको 4 दिखाई दे रहा होगा जीवन शैली फीचर आपका सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, आपका यहाँ से प्रश्न बनेगा ही। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं 17वां प्रश्न की। देखिए आपका जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कार्य संपादक का नहीं है। ये 4 जो ऑप्शन दिए इनमें से संपादक का जो कार्य नहीं है उसको आपको छांटना है। तो वो जो आपका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर जो 3 दिखाई दे रहा है क्षेत्र से अखबारें इकट्ठा करना, ये संपादक का काम नहीं होता। बाकी बात जो आपका काम होता है निश्चल भाव से समाचार छापना, निश्चित समय पर समाचार पत्र छापना, इस प्रकार से जो भी है आपका सही उत्तर रहता है। लेकिन आपका जो तीसरा है ना क्षेत्र से अखबार इकट्ठा करना, ये उसका कार्य नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं 18वां प्रश्न की। तो देखिए 18वां नंबर जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन अच्छे आलेख का प्रमुख विशेषता है। तो अच्छे आलेख का प्रमुख विशेषता आलेख में श्रृंखलाबद्ध का होना जरूरी है। आलेख की भाषा सरल व रोचक होना चाहिए। ठीक है, विरोधाभासी कथन व दोहराव से बचना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका 4 दिख रहा होगा यहाँ सभी के सभी इसके लिए जरूरी होती हैं। क्लियर, इस प्रकार से आपका जो अभिव्यक्ति वो माध्यम है उसका प्रश्न क्लियर होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं 19वां नंबर प्रश्न की। तो 19 से जो नंबर प्रश्न है 19 से लेकर 22 तक का प्रश्न आपको यहाँ से यहाँ तक पढ़ के देना है। क्लियर, यहाँ से आप लोग रीड कीजिए और इसका उत्तर आप दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है मेरा निखिल स्टडी क्लासेस। अगर सर्च मारते हैं निखिल स्टडी क्लासेस तो वहाँ पे आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। और साथ ही क्या कीजिए आप उसमें ज्वाइन हो जाइए, वहाँ भी मैं लिंक डालता हूँ। ठीक है, जिससे पता चल जाता है कि मैं क्या क्या वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए मैं बात कर लेता हूँ 19वां प्रश्न की। तो देखिए आपको जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि
किस चीज़ के लिए लोग दूसरों के सामने हाथ फैलाते थे। यहाँ से देखिए आप पढ़िएगा ना तो समझ में आ जाएगा। तो वो किस चीज़ के लिए, वो 25 पैसे के लिए फैलाते थे, ठीक है, एक चाय के लिए, रोटी के लिए, ये सभी के सभी, यानी कि सभी के लिए वो हाथ फैलाते थे, ठीक है। ये आपका सही उत्तर हो जाता है। साथ ही बात कर लेते हैं 20वां प्रश्न की। तो आपका जो 20वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कविता से ली गई है। ये जो पंक्ति हम लोग पढ़े 1947 के बाद वाला, तो ये जो पंक्ति कहाँ से लिया गया आपको बताना है। तो वो लिया गया है एक कम कविता से, ठीक है। इसके लेखक कौन है आपको कमेंट करके बताना है। अगर जानते होंगे तो अपना नाम के साथ अपना पता भी दे सकते हैं, कोई बात नहीं, और अपना नाम के साथ तो अवश्य इसका आंसर लिख करके आप कमेंट कीजिए, ठीक है, आपके लिए रह गया। अब बात कर लेते हैं 21वां नंबर प्रश्न की कि काव्यांश में कवि ने किसके प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट की है। वो की है ईमानदार के प्रति, यानी कि जो ईमानदार व्यक्ति है उसको दूसरे के प्रति हाथ फैलाना पड़ता है, ठीक है, इसीलिए ईमानदार को कवि यहाँ पे दर्शाए, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं 22वां प्रश्न की। क्या पूछा जा रहा है प्रश्न की, आज़ादी के बाद लोग विभिन्न तरीके अपनाकर क्या बन गए हैं। तो आज़ादी के बाद विभिन्न तरीके से अपनाकर क्या बन गए हैं, वो आत्मनिर्भर बन गए हैं, ठीक है, मालामाल बन गए हैं, गतिशील बन गए, यानी कि ऑप्शन नंबर आपको 4 दिखाई दे रहा है वो सभी के सभी हो जाते हैं, मालामाल हो गए हैं ना, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं 23वां प्रश्न की। तो आपका जो 23वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि वसंत आया कविता के आधार पर बताएं कि आज मनुष्य और प्रकृति के बीच का संबंध कैसे हो गया है, यानी कि जो प्राकृतिक है और मनुष्य है इसके बीच का जो संबंध है कैसे हो गया है, वो संबंध टूटता गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपको 2 दिखाई दे रहा है, आपका सही उत्तर हो जाता है। संबंध क्या होता है, प्रकृति से आदमी को टूटते जा रहा, पता ही नहीं चलता कब क्या पार हो जाता है क्या नहीं, कैलेंडर के माध्यम से पता चलता है कभी को, क्या क्लियर ना, आप लोग पढ़े हैं तो सब समझ में आ जाएगा। तो चलिए बात कर लेते 24वां प्रश्न की। देखिए आपका जो यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि तोड़ो किस प्रकार की कविता है, ठीक है, जो तोड़ो है ना वो किस प्रकार का कविता है वो आपको बताना है। वो आपका जो होता है उद्बोधन परक कविता, ठीक है, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर जो ए दिखाई देता है उद्बोधन परक कविता, ये तोड़ो हो जाता है, क्लियर। और तोड़ो को लेखक, ठीक है, वो भी सकते हैं तो बता दीजिए कमेंट का। तो चलिए मैं बात कर लेता हूँ अगला 25वां नंबर प्रश्न की। तो देखिए 25वां नंबर क्या पूछा जा रहा है कि जीवन के अंतिम मोड़ पर देवसेना द्वारा ठुकराने के पश्चात स्कंदगुप्त कौन सा व्रत लेता है, ठीक है। तो वो जो स्कंदगुप्त होते हैं ना वो बोलते हैं आजीवन अविवाहित रहने का, ठीक है, तो आजीवित यानी कि कभी विवाह नहीं करेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका 2 दिखाई दे रहा है आपका सही उत्तर हो जाता है। तो चलिए मैं बात कर लेता हूँ 26वां प्रश्न की। तो 26वां जो प्रश्न आपका पूछा जा रहा है कि कवि ने अपनी पुत्री का तर्पण किस प्रकार से किया है। तो वो क्या है, अपने समस्त पुनीत कर्मों को पुत्री की अर्पित कर, ठीक है, जो अपना समस्त पुनीत कर्म है उस कर्मों को पुत्री को अर्पित कर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 1 दिखाई दे रहा आपका सही उत्तर हो जाता है। इसी प्रकार हम लोग 27वां प्रश्न की बात कर लें तो 27वां नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि गीत गाने दो मुझे कविता कवि में किस का संदेश देना चाहता है। तो कवि जो होते थे किसको संदेश देना चाहता था वो आपको बताना है। तो वो देना था निराशा से आशा का संचार करना, ठीक है, और मनुष्य के पीड़ा को हर लेना, संसार के। तो चलिए बात कर लेते हैं 27वां प्रश्न की। देखिए आपका जो 27वां नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि गीत गाने दो मुझे कविता में कवि क्या संदेश देना चाहता था। जो कवि संदेश देना चाहता था वो निराशा में आशा का संचार करना चाहता था, मनुष्य की पीड़ा को हर लेना चाहता था, संसार की विसंगतियों को दूर करने के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा देता था, यानी कि ये जो आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा ना आपका सही उत्तर हो जाता है, ये सभी के सभी। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं 28वां प्रश्न की। आपका 28 से लेकर 31 का प्रश्न जो होगा इसका उत्तर आपको यहाँ से पढ़ के यहाँ तक मिल जाएगा, ठीक है, बहुत ईजी है। तो यहाँ से आप लोग पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा, कुछ हार्ड है नहीं। और अब बात करते हैं प्रश्न उत्तर की। देखिए आपका जो यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रस्तुत पंक्ति किस लघु निबंध से ली गई है। इसको जब पढ़िएगा ना, ये जो है ना धार्मिक राशि वाला, तो यहाँ ये जो दिया गया है वो लिया गया था घड़ी के पुर्जे से, यानी कि ऑप्शन नंबर आपको ये 3 दिखाई दे रहा है घड़ी के पुर्जे से लिया गया है, क्लियर। अब हम लोग बात कर लेते हैं 29वां नंबर प्रश्न की। तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि कान ठलकाकर का क्या अर्थ है। तो कान जो है ना, कान ठलकाकर का अगर अर्थ का बात किया जा सकता है तो वह नहीं कान खोलकर, कान ठलकाकर सुनो, यानी कि कान खोलकर सुनो, आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है।
अब हम लोग बात कर लेते हैं तीसरा प्रश्न की। देखिए आपका जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि लेखक ने किसका रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुर्जे का उदाहरण लिया है। तो जो लेखक जो घड़ी के पुर्जे का जो उदाहरण लेते हैं वो लेते हैं धर्म का रहस्य जानने के लिए, यानी कि ऑप्शन में आपको तो 2 दिखाई दे रहा है आपका धर्म के रहस्य के लिए। क्लियर। अब हम लोग 31वां नंबर के प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि उपयुक्त गद्यांश के लेखक हैं। ये जो गद्यांश हम लोग पढ़े हैं देखिए घड़ी के पुर्जे, इसके लेखक कौन है, और इसके जो लेखक होते हैं वो होते हैं पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका 3 दिखाई दे रहा है आपका सही उत्तर हो जाता है। देखिए मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें क्या है कि जिसका जितना भी कवि है उस कवि और उस पाठ के लेखक दोनों का बना दिए हैं वो वीडियो में। उसमें कवि भी लिखा हुआ और वो कवि कौन सा कविता लिखे हैं उसका भी मैंने बना दिया है वीडियो। तो नहीं देखे हैं तो आप लोग चैनल में देख लीजिए, क्योंकि मैंने क्लास 12 से जितने भी वीडियो बनाए हैं ना सब क्लास 12 का ही मेरे चैनल में। न्यू चैनल है लेकिन क्लास 12 का हर एक वीडियो यहाँ मिलता है। ठीक है। अब जैसे कि इकोनॉमिक्स का वीडियो नहीं मिलेगा, मैं बता दे रहा हूँ, इकोनॉमिक्स का, मैथ का, साइंस का, कॉमर्स का, इस सब एक नहीं बनाता। आर्ट्स का बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, वो भी क्लास 12 का। क्लियर। अब हम लोग बात करें तो अगला जो 32वां नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि रामचंद्र शुक्ल के पिताजी किस भाषा के अच्छे ज्ञाता थे। ठीक है। जो रामचंद्र जी थे ना उसके जो पिताजी थे वो किस भाषा के थे, वो तो फारसी भाषा का, यानी कि ऑप्शन में ये दिखाई दे रहा है आपका सही उत्तर हो जाता है फारसी भाषा के अच्छे ज्ञाता थे। क्लियर। अब 33वां नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रधानाध्यापक के एकमात्र पुत्र की आयु थी। वो जो लड़का था ना उसका आयु कितना था, प्रधानाध्यापक का जो पुत्र था उसका आयु था बस 8 वर्ष का लड़का था, यानी कि 8 वर्ष आपका सही उत्तर हो जाता है। क्लियर। अब हम लोग बात कर लेते हैं आपका 34वां नंबर प्रश्न, और प्रश्न पूछा जा रहा है कि आगे नाथ ना पीछे पागा का अर्थ क्या है। तो ना आगे नाथ ना पीछे पागा का सिंपल से अगर अर्थ बताया जा सकता है तो कोई जिम्मेवारी ना होना, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका 3 दिखाई दे रहा है कोई जिम्मेवारी ना होना आपका सही उत्तर हो जाता है। अब हम लोग बात कर रहे थे 35वां प्रश्न की। देखिए प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि अफ्रो एशियाई लेखक संघ के सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल में निम्न में से कौन नहीं थे। तो कौन नहीं थे, वो नहीं थे आपका रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है। आपका रामचंद्र शुक्ल जी नहीं थे। क्लियर। अब लोग बात कर लेते हैं 36वां नंबर प्रश्न की। प्रश्न पूछा जा रहा है कि आज का कबूतर अच्छा है कल के मोर से का क्या अर्थ है। तो आज का कबूतर अच्छा है कल के मोर से का अर्थ अगर बताया जाए तो वर्तमान है जो है ना भविष्य बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो वर्तमान जो प्रेजेंट अभी हम लोग जी रहे हैं वो आने वाला भविष्य बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्लियर। क्योंकि जो वर्तमान है लौट के नहीं आता, इसको अच्छा से यूज करना चाहिए। क्लियर। अब लोग बात कर लेते हैं 37वां प्रश्न की। देखिए प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि सुभागी किसकी पत्नी थी। जो सुभागी थी ना वो आपका भैरव का पत्नी थी, जिसकी भैरव का पत्नी है ना सुभागी वही थी। तो आपका ऑप्शन में जो 3 दिखाई दे रहा है आपका सही उत्तर हो जाता है। तब ना सूरदास की झोपड़ी पे आता है क्वेश्चन बनता है कि भैरव के डर से सुभागी सूरदास की झोपड़ी पर क्यों गई, क्योंकि भैरव ही तो उसका पति था ना सुभागी का। क्लियर। तो चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न की। देखिए प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि तुम खेल में रोते हो यह कथन किसका है। तो ये जो है ना ये है घीसू का। ये आपका ऑप्शन नंबर जब ए दिखाई दे रहा है ये घीसू का है कि तुम खेल में रोते हो। ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं 39वां नंबर प्रश्न की। तो देखिए प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि सूरदास किस अंग से दिव्यांग था। ठीक है। वो जो था वो दृष्टिहीन था, यानी कि वो देख नहीं पाता था, वो अंधा था। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जब यहाँ पर 4 दिखाई दे रहा अंधा यानी कि दृष्टिहीन, वो आपका सही उत्तर हो जाता है। और आज का अंतिम प्रश्न और 40वां नंबर प्रश्न है, इसके साथ ही आपका जो सेट 4 रहेगा समाप्त हो जाएगा। इसके बाद सेट 5 आने वाला है। तो देख लेते प्रश्न को। क्या प्रश्न पूछा जा रहा है कि सूरदास से संबंधित कौन सा कथन सही है। तो देखिए सूरदास से संबंधित कौन सा कथन है आपको सही बताना है। वो आपका ऑप्शन में जब 2 दिखाई दे रहा है आपका सही उत्तर हो जाता है। सूरदास में अदस्य में जिजीविषा और संघर्ष का भाव था। ठीक है। आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है। तो इसी प्रकार इसी के साथ आपका जो मॉडल सेट नंबर 4 था यहाँ समाप्त होता है। फिर इसी तरह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूँ आप सभी के लिए, इस एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो। और साथ ही आपका जो एग्ज़ाम है बहुत ही नज़दीक है, इसको देखते हुए मैं वीडियो आगे लाने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें,
साथ ही अपने जो भी जूनियर या तो फिर छोटे भाई बहन या तो फिर फ्रेंड है उसको भी बोल दें, क्योंकि यहाँ पे 12th इसके बाद से हो सके तो अगले साल से मैं इस एग्ज़ाम के बाद से 10th 11th 12th का भी वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। हालांकि इसमें तो खाली मैं वीडियो बनाता हूँ 12th का, लेकिन अब से जो वीडियो बनेगा आपका 10th का भी बनेगा 11th का भी बनेगा। क्लियर? तो चलिए इसी तरह एग्ज़ाम की तैयारी करें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।